चलिए, इकोनॉमी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 कर रहे हैं। वॉल्यूम 1 कंप्लीट है, वॉल्यूम 2 चल रहा है, उसका चैप्टर 3 कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल सेक्टर। उसका पार्ट 1 कल कंप्लीट कर लिया था, आज हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। कल तक हमने मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स तक कवर कर लिया था। मेन टॉपिक था मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, जिसमें हमने मर्चेंडाइज इंपोर्ट तक कवर किया। आज हम नेट सर्विसेज से आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेट सर्विसेज का क्या इम्पैक्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। नेट सर्विसेज यहाँ पर नेट तब निकलेगा जब सर्विसेज एक्सपोर्ट और सर्विसेज इंपोर्ट को आप बैलेंस करते हैं, यानी कि कितनी आपने सर्विसेज एक्सपोर्ट की, उसमें से आपने कितनी सर्विसेज इंपोर्ट की, उसको माइनस करिए, नेट सर्विसेज आपका निकल आएगा। अब मुद्दा ये आ जाता है कि अगर नेट सर्विसेज के बारे में देखें तो यदि नेचुरली इंपोर्ट्स हमारा ज़्यादा रहेगा एक्सपोर्ट्स के कंपैरेटिवली, तो फिर नेट सर्विसेज हमारे डिक्लाइन होंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे जो नेट सर्विसेज हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं पहले के कंपैरेटिवली अब। उसका रीज़न क्या है वो भी अभी समझ आ जाएगा। नेट सर्विसेज के डिक्लाइन होने का सीधा सीधा इम्पैक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ता है। वो कैसे? देखिए, ऑलरेडी हम जब करेंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में बात करते हैं तो मैंने आपको कल करेंट अकाउंट डेफिसिट में पढ़ाया कि ट्रेड इन गुड्स यानी कि मर्चेंडाइज, फिर ट्रेड इन सर्विसेज, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम एंड ट्रांसफरेबल पेमेंट्स। उसमें होता ये है कि ट्रेड इन गुड्स के मामले में आप डेफिसिट में ही रहते हैं, ये क्लियर है। अब ऐसे में वो जो गुड्स के मामले में आपका डेफिसिट चल रहा है तो उसकी वजह से आपकी देनदारी ज़्यादा हो जाती है विदेशी मुल्कों को, बशर्ते कि उनसे लेने के कंपैरेटिवली। लेना कम होता है, देना उन्हें ज़्यादा होता है। और वो कहाँ से फिर आप स्पॉन्सर करेंगे, वो फाइनेंस कहाँ से होगा, स्पॉन्सर कह दिया मैंने, वो फाइनेंस कहाँ से होगा जो आपको फिर अधिक देना है। तो वो ये एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि फिर कैपिटल अकाउंट होता है, FDI और FIIs उसमें आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट में करेंट अकाउंट का ही एस्पेक्ट ले लें तो मर्चेंडाइज में जो ट्रेड डेफिसिट आता है उसको जो सर्विसेज में हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है वो सपोर्ट कर देता है, क्योंकि सर्विसेज में हम अगर ट्रेड सरप्लस होते हैं और कमा रहे हैं अच्छा, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट के कंपैरेटिवली, तो फिर वहाँ से जो हमें अच्छा खासा पैसा आया वो हम फिर अपने मर्चेंडाइज़ के डेफिसिट को फाइनेंस करने में यूज़ कर सकते हैं। 2016-17 तक तो लगभग 2/3 यानी कि 66% तक जो मर्चेंडाइज ट्रेड का डेफिसिट है उसे सर्विसेज में जो सरप्लस है वो फाइनेंस कर रहा था, लेकिन 2016-17 के बाद से ये 50% से भी नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब अब ये है कि नेट सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है। इससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन वर्स होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर बात करें तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारा स्टेडी है, लगभग 7.4 से लेकर के 7.7% ऑफ द GDP पर चल रहा है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं। तो ये स्टेडीली परफॉर्म कर रहा है, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन सर्विसेज की बात करें तो इनमें से सबसे अधिक जो सर्विसेज जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सरप्लस के एस्पेक्ट में देखें तो वो हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज। जो हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं उसमें 40 to 45% कंट्रीब्यूशन लगभग सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का रहता है। फर्स्ट नंबर पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे टोटल सर्विस एक्सपोर्ट का 40 से 45% वहाँ से आता है, ये आपको याद रखना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है। सेकंड नंबर पर आ जाता है बिज़नेस सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं अदर कंट्रीज़ को। थर्ड नंबर पर आ जाता है ट्रैवल सर्विसेज और फोर्थ नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर, देन बिज़नेस, देन ट्रैवल, देन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का अपना एक डिक्रीजिंग ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है। अब अगर इस एस्पेक्ट में हम ये देखें कि फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये कहा कि नेट सर्विसेज जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, और दूसरी तरफ मैंने अभी ये कहा कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्टेडी चल रही हैं। तो नेट सर्विसेज डिक्लाइन हो रही हैं जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और नेट सर्विसेज बनेंगी सर्विस एक्सपोर्ट और सर्विस इंपोर्ट दोनों को देखने के बाद। तो सर्विस एक्सपोर्ट्स के मामले में तो हम स्टेडी हैं 7.4 से 7.7% के अराउंड ऑफ द GDP। तो फिर समस्या ये है कि सर्विस इंपोर्ट, हमारी सर्विसेज इंपोर्ट जो हैं वो बढ़ गई हैं। सर्विसेज इंपोर्ट के बढ़ जाने की वजह से होता ये है कि फिर नेचुरली आप जितनी ज़्यादा सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे फिर उतना ज़्यादा आपको उन लोगों को भुगतान भी करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप उन्हें भुगतान करेंगे
उतना ही ज़्यादा आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर प्रेशर क्रिएट होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हो यही रहा है, और इसका कारण ये है कि नेचुरली ही सर्विसेज इंपोर्ट आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आपके बढ़े हैं तो जिन भी विदेशियों ने आकर के यहाँ पर अपने उद्योग धंधे लगाने की कोशिश की है, वो नेचुरली अपनी बिजनेस सर्विसेज जिनके साथ भारत में उन्होंने कोलैबोरेट करके लगाया है या इंडिपेंडेंटली लगाया है, अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज, अदर बिजनेस सर्विसेज वो उन FDIs के साथ यहाँ पर देते हैं आपको। तो इसकी वजह से वो यहाँ से रिटर्न्स भी लेकर के जाएंगे इंडिया से। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बढ़ना एक नेचुरल एस्पेक्ट ही है, ये कि ये इनएविटेबल है कि सर्विसेज इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ हमने मेक इन इंडिया का कंसेप्ट भी चला रखा है, उसकी वजह से भी नेचुरली जब भारत में बनेंगी चीज़ें तो फिर बिज़नेस सर्विसेज का इंपोर्ट होगा, तो इसकी वजह से आप उसके एवज में पैसे की निकासी आपको करनी पड़ेगी, आपको देने ही पड़ेंगे, उन्हें पे करना पड़ेगा। ये एक रीज़न पाया गया है कि जिसकी वजह से सर्विसेज इंपोर्ट बढ़ा है इन द फील्ड ऑफ बिज़नेस सर्विसेज। तो बिज़नेस सर्विसेज टॉप है, जैसे सर्विसेज एक्सपोर्ट में सबसे टॉप पर सॉफ्टवेयर आता है, इसी तरह से सर्विसेज इंपोर्ट में सबसे टॉप पोजीशन बिज़नेस सर्विसेज की है। ऑलमोस्ट 33 to 34% ये ऑक्यूपाई करता है। सेकंड नंबर पर आता है ट्रैवल सर्विसेज। ट्रैवल सर्विसेज ग्रो हुआ है। जहां बिज़नेस सर्विसेज की बात करें तो वो स्टडी चल रहा है, ट्रैवल सर्विसेज ने ग्रोथ देखी है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा भारतीय विदेशी स्थानों को यानी कि फॉरेन डेस्टिनेशंस को प्रेफर कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब नेचुरली आप उनके मुल्क में जाएंगे, वहाँ पर जाकर के घूमेंगे फिरेंगे, तो फिर उन्होंने आपको एक ट्रैवल सर्विस ऑफ़र की है अपनी, तो फिर आप उन लोगों को पे करेंगे तभी आप जा पाएंगे। यहाँ से आप यूरोप का, थाईलैंड का, किसी भी कंट्री का या किसी भी कॉन्टिनेंट का अगर टूरिस्ट पैकेज या फिर अदर ट्रैवल पैकेज लेते हैं तो फिर आप उन्हें पे करेंगे, क्योंकि वो आपको ट्रैवल सर्विसेज दे रहे हैं। तो ट्रैवल का कंपोनेंट सर्विसेज इंपोर्ट में बढ़ने का मतलब ये है कि ज़्यादा इंडियंस प्रेफर कर रहे हैं फॉरेन डेस्टिनेशंस को फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये है कंसेप्ट। और इसी की वजह से क्योंकि सर्विसेज इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, तो ऑल इन ऑल इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि फिर नेट सर्विसेज, क्योंकि एक्सपोर्ट स्टेडी खड़ा है लेकिन इंपोर्ट्स बढ़ गया है, तो नेट सर्विस का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ सिस्टम चल रहा है कि नेट सर्विसेज डिक्लाइन कर रही हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर है। यही रीज़न है कि पहले मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को लगभग 66% तक भर दे रही थी सिर्फ सर्विसेज के सरप्लस, लेकिन अब वो उसे 50% से भी लेस लेवल पर ही भर पा रहे हैं जो सर्विसेज के सरप्लस हैं। ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं पॉलिसी इन्वायरमेंट की तरफ। पॉलिसी इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर इन चीज़ों को देखेंगे हम, इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स एंड एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड मेजर्स। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए इंडिया एंड WTO पॉलिसी इन्वायरमेंट के तहत मेन आस्पेक्ट ये है कि 2019 में मई में भारत में ही यानी कि न्यू दिल्ली में ही WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई ट्रेड मिनिस्टर्स की, और डायरेक्टर जनरल WTO ने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया। फिर 2020 में जून में ये हुई कज़ाकिस्तान में। अब मुद्दा यहाँ पर ये आ जाता है कि इन दोनों ही मीटिंग्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का पक्ष वहाँ पर रखा है। इंडिया एक लीडिंग प्लेयर के तौर पर इन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर हर बार, और इंडिया के कंसर्न्स हमेशा यही रहे। इंडिया ने वहाँ पर पेपर सबमिट किया और उस सबमिशन में वही सवाल उठाए कि सबसे पहले WTO का जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म है उसे रॉबस्ट बनाना पड़ेगा। उसको लेकर के पीछे कुछ दिक्कतें पाई गई, तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म WTO का स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि WTO इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड में ट्रांसपेरेंसी इंस्टॉल करने की एक बॉडी है, और किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन फ्री उसको ट्रेड फैसिलिटेट कराना है, इस तरह का उसका दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसे में उसका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म ही करेक्ट नहीं होगा तो फिर WTO का कोई पर्पज़ नहीं बनता एग्जिस्टेंस का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म उसका रॉबस्ट हो, इस पर इंडिया ने अपना सबमिशन दिया। सेकंड एस्पेक्ट, इंडिया का मानना ये है कि जो यूनिलेटरल एक्शंस होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, इस तरह के यूनिलेटरल एक्शंस नहीं होने चाहिए। नेगोशिएशन का माहौल बने रहना चाहिए। नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी एस्पेक्ट्स पर नेगोशिएशंस ऑलवेज होनी चाहिए, बातचीत बनी रहनी चाहिए।
मल्टी नेशनल ट्रेड सिस्टम इस्टेब्लिश ही रहना चाहिए वर्ल्ड लेवल पर, और इसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। किसी भी लेवल का मल्टीलेटरल ट्रेड जो एग्जिस्ट करता है उसको हमें और भी फैसिलिटेट करना है, आगे बढ़ाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका पक्षधर इंडिया है और वो ये है कि इंडिया का मानना है कि जो स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलते हैं उन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को, ये कोर आस्पेक्ट है डब्ल्यूटीओ का, ये कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। यदि इसे ख़त्म करते हैं तो फिर उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में आकर के जुड़ जाना बहुत ही मुश्किल होगा। यदि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड व्यवस्था में लेकर के आना है तो उसके लिए उन्हें जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं, वो मिलने चाहिए टैक्सेस के मामले में। और इन्हीं तरह के एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को ख़त्म करने की बात अमेरिका ने कही थी चाइना को लेकर के, कि अब चाइना को किसी तरह का कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब वो एक डेवलपिंग इकॉनमी नहीं रही है, वो बड़ा हो चुका है, बड़ी इकॉनमी हो गई है, और उसी के फलस्वरूप अब चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी अमेरिका ने, और बदले में रिटेलिएट करते हुए अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर चाइना ने भी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ट्रेड की भावनाएं आहत होती हैं, और फिर उसका भुगतान यही होता है कि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन मुद्दों पर भारत सदैव ही बोलता रहा है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो शुरू से ही चलती आ रही हैं, आप हमारे डब्ल्यूटीओ के लेक्चर्स भी सुनेंगे इकोनॉमी में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एस्पेक्ट ये है कि भारत का मानना हमेशा से यही रहा है कि किसी भी चर्चा में इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से शामिल किया जाए कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की खास तौर पर बात करें, उसमें जो पब्लिक स्टॉक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का स्टॉक जो है, उसकी लिमिट्स को बढ़ाए रखना चाहिए, उसे कर्टेल करने की बात नहीं करनी चाहिए, और उसको सब्सिडी का नाम दे करके पेनलाइज करना नहीं चाहिए। जैसे भारत है, बड़े स्तर पर भारत एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सपोर्ट करता है, जिसके तहत वो अपने किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ़र करता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर ये आरोप लगते हैं कि इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत ही आप अपने किसानों को एक समर्थन दे रहे हैं, समर्थन मूल्य दे रहे हैं, उन्हें कई तरह की सब्सिडीज़ भी दे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को हार्म करती हैं, क्योंकि फिर उन सब्सिडी के बेसिस पर उन किसानों की पैदावार की कीमत वो नहीं रह पाती जो सही मायने में उनकी इनपुट कॉस्ट की वजह से होनी चाहिए थी। ऐसे में उनके कॉस्ट, उनके जो सेलिंग प्राइस हैं वो मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते हैं उस समय में। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड को हार्म हो सकता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट अपने किसानों को किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दे रही है तो वो किसान अपनी फसल की कीमत वही रखेगा जो उसकी इनपुट कॉस्ट आई है, उस पर अपना मुनाफा रख करके सेलिंग प्राइस तय करेगा। लेकिन एक किसान को यदि अच्छा खासा सब्सिडीज़ मिल रही हैं, इसकी वजह से वो अब अगर जो उसकी जेन्युइन इनपुट कॉस्ट आई है उसको सेलिंग प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस इनपुट कॉस्ट का काफ़ी हिस्सा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया सब्सिडी के फॉर्म में, तो वो सेलिंग प्राइस कम रख करके भी उस क्रॉप को बेचेगा तो भी उसको मुनाफा ही होगा। ऐसे में वो उस दूसरे किसान की क्रॉप को बिकने नहीं देगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब्सिडी का मुद्दा बहुत हावी रहता है डब्ल्यूटीओ के एस्पेक्ट में, कि सरकारें ये कहती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की सब्सिडीज़ हर तरह की ख़त्म कर दी जाएँ, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो हो वो ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी तरह का सब्सिडी सिस्टम के तहत जो प्राइजेज़ हैं उन्हें मैनिपुलेट ना किया जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत का मानना ये है कि सोशल एस्पेक्ट को देखते हुए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, यानी कि सरकार का जो हिस्सेदारी रहती है, उसकी लिमिट्स को बरकरार रखना चाहिए, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए, और इसे सब्सिडी के घेरे में ला करके बार बार उन डेवलपिंग कंट्रीज़ पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ को। नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है, सरकार यहाँ भारत सरकार का यहाँ पर सबमिशन है कि जो भारत के छोटे मछुआरे हैं, उन छोटे मछुआरों को सपोर्ट करने के लिए जो भी भारत सरकार प्रयत्न करती है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब्सिडी का नाम दिया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कोशिशें की जाती हैं, अमेरिका का उस पर प्रभाव रहता है कि भारत इस तरह की सब्सिडीज़ को बंद करे, और इसके माध्यम से होगा ये कि अगर वो सब्सिडीज़ बंद कर दी जाएंगी तो इंडियन मछुआरा जो है, इंडियन फिशरमैन जो है, वो पुअर फैमिली से आता है, मार्जिनल है, वो एक तरह का आर्टिजनल फिशरमैन है, छोटा है। अगर उसे समर्थन नहीं दिए जाएंगे कई तरह के, चाहे बोट परचेज़ करने को लेकर के, चाहे उसे मोटराइज्ड बोट में कन्वर्ट करने को लेकर के, या उसे फ़िशिंग नेट खरीदने को लेकर के, कई तरह की सब्सिडीज़ और समर्थन सरकार देती है। यदि नहीं देंगे तो वो बड़े मुल्कों की उन बड़ी बड़ी फ़िशिंग इंडस्ट्रीज से के सामने टिक नहीं पाएगा। तो उनकी इस पुअर कंडीशन को, मार्जिनल और आर्टिजनल स्टेटस को देखते हुए ये करना ज़रूरी है। भारत लगातार ये बातें उठाता रहता है कि इन सब्सिडीज़ पर किसी तरह का अटैक ना किया जाए, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत ये भी मुद्दा उठाता है
कि ट्रांसपेरेंसी के एस्पेक्ट को लेकर के WTO में बहुत सी आवाज़ें उठती रहती हैं, ताकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ये कहती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती हैं अपने ट्रेड ऑपरेशंस में, इसलिए इन पर पेनल्टी लगाई जाए। भारत का कहना ये है कि ऑलरेडी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो रिसोर्स स्कार्सिटी से गुजरती हैं, उनके पास संसाधनों की कमी होती है। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी को आधार बना करके उन पर लगातार पेनल्टी लगाते रहने से होता ये है कि वो व्यापार के क्षेत्र में पिछड़ने लग जाती हैं। ऐसा ना किया जाए। ट्रांसपेरेंसी पूरे के पूरे WTO के सिस्टम में एक कॉमन एस्पेक्ट है, सभी उसका पालन करते ही हैं। आप उस ट्रांसपेरेंसी का नाम लेकर के उन डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ पर अटैक्स ना किया करें, जिसके तहत उनकी ऑलरेडी रिसोर्स स्कार्स पोजीशन एक तरह के उनको डिप्रीवेशन की तरफ ना ले जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का कभी हिस्सा ही ना बन पाएँ, विकास ना कर पाएँ। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अब इसमें ये आ जाता है, दैट इज़ द ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें भारत 2016 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है TFA उसका सिग्नेटरी है, ताकि व्यापार फैसिलिटेट हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमलेस ट्रेड हो, किसी तरह के बॉटलनेक्स ना हो। इसके ऊपर भी हमने पहले इकोनॉमी के लेक्चर में WTO के सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फॉरेन ट्रेड के सेक्शन में भी इसके विषय में हमने पढ़ाया है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट TFA की अगर हम बात करें तो उसके तहत भारत ने ये किया कि 2016 में जब इसे साइन किया तो फिर भारत ने ये देखा कि इसे प्रभावी बनाया जा सके। उसके लिए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनाई, नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन NCTF। नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन की जिम्मेदारी रहती है कि वो ये देखें कि किस तरह से ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट का मैक्सिमम बेनिफिट भारत उठा सके। इसके लिए फिर भारत ने एक एक्शन प्लान भी बनाया नेशनल लेवल पर। नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान के तहत भारत ने 2017 से 2020 के बीच में ये देखने का प्रयास किया कि हम ये ऑब्ज़र्व करें कि किन किन क्षेत्रों में कमी है, क्या किसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, या फिर कोई अदर तरह के बॉटलनेक्स हैं, तो उनको रिमूव करने का प्रयास किया जाए। इस एक्शन प्लान के तहत 3 साल तक नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन है जो वो काम करेगा कि किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीमलेस बनाया जाए। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र में जिस भी तरह के अवरुद्ध आ जाते हैं उन अवरुद्धों को इम्प्रूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि भाई कितना टाइम लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन में किसी बंदरगाह पर या किसी एयर कार्गो प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऐसे में कितना टाइम लग रहा है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में, उसकी कंसाइनमेंट की चेकिंग में, सीलिंग में, इन चीज़ों को जांचना परखना और इस समय को कम से कम कर देना ताकि वहाँ पर समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। ये आप हमारे वॉल्यूम 1 का चैप्टर जब सुनेंगे, वॉल्यूम 1 के जो चैप्टर हैं उसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिस्क्राइब किया है अच्छे से, कि सरकार ये बताती है कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग के क्षेत्र में जब काम किए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा काम था। और सरकार ने ये का दावा किया है इस चैप्टर के भीतर भी कि भाई नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन में समय कम लगे और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की अदर फॉर्मेलिटीज़ में समय कम लगे, इसके लिए प्रयास किए हैं, जिसकी वजह से आज नतीजा ये निकल के आया है कि यूनाइटेड नेशन की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो एक इंडिकेटर है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का, उस इंडिकेटर में भारत की परिस्थिति 2016-17 के अराउंड 2016 में भारत वहाँ पर 143rd पोजीशन पर था और 2019 में भारत सुधर करके 68th पोजीशन तक आ चुका है। तो 143rd से भारत की 68th पोजीशन आना ट्रेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंडिकेटर में ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो भारत इस दिशा में काम कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भारत ने ये देखा है कि जो कार्गो का रिलीज़ टाइम है ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है जब आप ट्रेड की बात करते हैं। जब आप कार्गो इन हो रहा है, जब आप इंपोर्ट करा रहे हैं चीज़ें, जब कार्गो आपकी कंट्री से सामान पोर्ट में एंटर हो रहा है तो वो एंट्री कहलाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट इंपोर्ट प्रोग्राम, डायरेक्ट एंट्री प्रोग्राम, डायरेक्ट एग्जिट प्रोग्राम, इस तरह का सिस्टम सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत ये कोशिश की जाती है कि रिलीज़ टाइम को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत सरकार के द्वारा ये भी कोशिश की गई है कि एक स्टडी कंडक्ट की जाए इसके ऊपर कि कितना समय लगता है। TRS के तौर पर इसे समझा गया है, टाइम रिलीज़ स्कीम, TRS, टाइम रिलीज़ स्कीम की कितना टाइम लगता है एक कार्गो को रिलीज़ होने में। तो टाइम रिलीज़ स्कीम स्टडी 2019 में कंडक्ट कराने की कोशिश की। ये अब तक का भारत का पहला प्रयास था। इस स्कीम के तहत ये पता लग जाएगा कि कितने टच पॉइंट्स होते हैं किसी एक कार्गो के, कहाँ कहाँ उसे रुकना पड़ता है, किन किन चीज़ों, अनलोडिंग, लोडिंग के दौरान या फिर चेकिंग के दौरान, इन सभी प्रोसेसेस के तहत उसके टच पॉइंट्स पता लग जाएंगे। अनदर एस्पेक्ट ये पता लग जाएगा कि कितने सारे उसे
क्या कहते हैं उसको, बैरिकेड्स आप एक तरह से समझ सकते हैं, कितने सारे उसे इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ता है। थर्ड एस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स क्या क्या हैं इस चीज़ को लेकर के, सिक्योरिटी और अदर एस्पेक्ट्स को लेकर के, टेक्नोलॉजी का क्या एस्पेक्ट है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या एस्पेक्ट है इसमें, मैनुअल वर्किंग कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है इसमें, उसको कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ये टाइम रिलीज़ स्टडी जब होगी तो उसके बेसिस पर फिर ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने होंगी और उस पर फिर हम काम कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सरकार कहती है कि हमने ये किया है, इसकी वजह से हमने डिजिटलाइजेशन किया और हमने इसमें इम्प्रोवाइजेशन की, हमने कई काम किए हैं। उसके तहत स्विफ्ट सिस्टम है जिसके तहत हम ये कह रहे हैं कि इसके तहत ये होता है कि सिंगल विंडो आपका क्लियरेंस सिस्टम, ट्रेड फैसिलिटेशन सिस्टम ये होता है स्विफ्ट, SWIFT इसको कहते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हमने इसे स्ट्रीमलाइन कर दिया। फिर हमने संचित योजना चलाई जिसके तहत आप जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। फिर हमने ये कोशिश की कि जो भी ट्रस्टवर्दी एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम ई-सीलिंग का प्रोसेस प्रोवाइड कर दें अपनी तरफ से, कि RFID टैग के तहत वो अपने लेवल पर उसकी सीलिंग कर दें अपने कार्गोज़ की, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसमें हमने कोशिश की है कि पोस्ट रिलीज़ जो है उसकी चेकिंग हो सके कार्गोज़ की, कि पहले एक बारी उसको देख लिया जाए कि उसको पोस्ट रिलीज़ कह रहा हूँ, पोस्ट क्लियरेंस, एक बारी क्लियरेंस हो जाए उसकी, उसके बाद जो भी आपको चेक्स रखने हैं उस पर आप रख सकें। इस तरह के सारे प्रयास किए हैं जिसके तहत कुल मिलाकर के बताया ये जाना चाह रहा है कि चाहे वो एयरफोर्स कार्गो है, चाहे किसी तरह का कंटेनर पॉइंट है जहाँ पर कंटेनर फिल होते हैं, या कोई पोर्ट कार्गो है यानी कि सी पोर्ट कार्गो है, या फिर किसी तरह का अदर इंटरजंक्शन पॉइंट है, इन सभी जगहों पर ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या हमारा रिलीज़ टाइम हमने रिड्यूस किया कि नहीं किया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हमने सपोर्ट किया कि नहीं, चेकिंग से लेकर के लोडिंग अनलोडिंग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यू में खड़े होना, हर एस्पेक्ट में हमने कितना काम किया। वॉल्यूम 1 के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के चैप्टर में ये बहुत डिटेल में है और कई तरह के कंट्रीज़ के साथ हमने कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिया है। तो ये करने की कोशिश भारत ने की है। इसके तहत ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक डाटा प्रोवाइड किया गया 2019 में, उसमें बताया गया कि डिजिटलाइज एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में भारत की परिस्थिति अब सुधरी है। 68 से स्कोर बढ़ करके भारत का 80 हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सबसे लीडिंग है कंट्री इस मामले में एशिया पैसिफिक में, साउथ एशिया और साउथ वेस्ट एशिया के क्षेत्र में ये प्रयास भारत ने किए हैं। तो इन प्रयासों के माध्यम से भारत ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। आपने देखा GST लॉन्च किया, उसका पर्पज़ एक ये भी था कि सीमलेस ट्रेड हो सके, चेक पॉइंट्स पर जगह जगह पर रुकना ना पड़े। ई-वे बिल जनरेट करने का सिस्टम हुआ, वो उसका भी पर्पज़ यही था कि जगह जगह पर रुकने की नौबत ना पड़े। तो यदि भारत में ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से सीमलेस हो जाएगा तभी जाकर के अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो इंटरनेशनल ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ भारत का ट्रेड कनेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को सीमलेस करना बहुत ज़रूरी है। और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पड़ता है, क्योंकि जितना बेहतरीन आप असेंबल इन इंडिया करेंगे, जितना बेहतरीन मेक इन इंडिया आपके यहाँ पर होगा, उतने ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आएंगे, निवेश होगा भारत में विदेशी मुद्रा का, और उससे आपका कैपिटल अकाउंट सर्च करता है, जिससे आपका करेंट अकाउंट का डेफिसिट भी फाइनेंस करने में हेल्प होती है और ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिनेरियो जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके क्षेत्र में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आस्पेक्ट में जितने भी ट्रेड फैसिलिटेशन के जो अग्रीमेंट हैं, भारत उसमें अग्रणी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेकर के उनको उनके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट स्टेटस को प्रिजर्व करने को लेकर के भारत अग्रणी रोल प्ले कर रहा है। अपनी कंट्री के जो भी भारत की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के हों या फिशरमैन के कॉन्टेक्स्ट में हो, उसमें सब्सिडी का अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो भारत उसके क्षेत्र में लगातार आवाज़ उठा रहा है। WTO को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है कि उसमें किसी तरह के भी रिफॉर्म्स हों तो भारत की सबमिटेड बातों को ध्यान में रखा जाए और रिफॉर्म किए जाएँ WTO में, उसे मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाया जाए ताकि ये भी इंटरनेशनल ट्रेड का पार्टिसिपेंट बन पाएँ। भारत में
अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश की गई, नेशनल कमेटी जैसी फॉर द ट्रेड फैसिलिटेशन, एक एक्शन प्लान बनाया गया 3 वर्ष का, एक टाइम रिलीज स्टडी कंडक्ट कराई गई जिसके तहत ये देखा जाए कि हर उस जगह पर जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कार्गोज़ का आना जाना है, चाहे वह वाटरवेज़ है, चाहे एयरवेज़ है, रोडवेज़ है, किसी भी तरह से वहाँ पर हम देखें कि समय कितना खपत हो रहा है। उसके लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें, चाहे टेक्नोलॉजी में सुधार करें, चाहे मैनुअल प्रोसेसेस को आप मैकेनाइज्ड प्रोसेसेस में बदलें, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी कंसर्न्स हैं आपके उन्हें आप स्ट्रीमलाइन कर दें, अलाइनमेंट करें उन प्रोसेसेस की, उसमें आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, चाहे संचित के तहत डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही अपलोड करके रखें उसमें, फिर RFID टैग्स के माध्यम से आप सपोर्ट करें उन ट्रस्टवर्दी एक्सपोर्टर्स को। इस तरह के तमाम सारे प्रयास किए गए हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हर्डल्स रिड्यूस हों, समय कम लगना शुरू हो जाए और सीमलेस ट्रांजैक्शंस होनी शुरू हो जाए। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो अब नेक्स्ट आज हमने इंडिया एंड WTO पॉलिसी इन्वायरमेंट के तहत इंडिया के कंसर्न्स को देखा, ट्रेड फैसिलिटेशन देखा, इसमें नेक्स्ट है ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स। देखिए जो ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक्स है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है भारत में आज की डेट में। लॉजिस्टिक्स की फील्ड में, लॉजिस्टिक्स का मतलब सीधा समझिए कि सामान लाना ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, फिर उस लाने ले जाने के लिए उस सामान का रख रखाव भी होगा, सामान कहीं से उतरा है तो उसके लिए वेयर हाउस भी होगा, उसका एक प्रोसेसिंग सेंटर भी कोई होगा, सॉर्टिंग आउट सेंटर भी होगा जहाँ पर वो सारा सामान सॉर्ट आउट हो रहा है। ये सब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेजेस, फिर रेफ्रिजरेटर ओरिएंटेड कंटेनर, सिंपल कंटेनर्स, कार्गोज़, ये पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। अब मुद्दा ये आ जाता है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर भारत में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है और ऐसा कहा गया है कि ये सनशाइन इंडस्ट्रीज़ में काउंट होता है। आने वाले समय में 8 से 10% की रफ्तार से ग्रो करेगा और 2020 में ये बढ़ करके लगभग 2015 बिलियन US$ का एक सेक्टर हो चुका है। लॉजिस्टिक सेक्टर एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें भविष्य में बहुत संभावनाएं बताई गई है। बताया गया है कि ये लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर हो सकता है 2022 तक। आज की डेट में अगर आप बात करें तो ये 22 मिलियन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, 22 मिलियन रोज़गार इसके द्वारा दिए जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ही पिछले लंबे समय में निवेश भी हुआ और उसमें सबसे अधिक निवेश यदि आप देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो निवेश हुआ उसका लगभग 26% निवेश सीधा वेयर हाउस बिल्डिंग में ही चला गया, वेयर हाउस के कंस्ट्रक्शन में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई नए स्टार्टअप्स हैं जो वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में आ रहे हैं, जो नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। इसमें से कुछ एग्री स्टार्टअप्स हैं, कुछ अदर ई-कॉमर्स से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसानों को कई तरह के इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सोलर पैनल के द्वारा पावर्ड छोटे छोटे स्मॉल मिनी कोल्ड स्टोरेजेस बनाने के लिए वो जो स्टार्टअप्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुल मिलाकर के बात यह है कि ई-कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे स्नैपडील है, चाहे अमेज़ॉन है, चाहे मिंत्रा है, कोई भी है, या फिर बहुत सी अनेकों अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहां से आपको ऑर्गेनिक फूड मिलता है, खान पान की चीज़ें मिलती हैं। ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वेयर हाउसेस का, जहाँ पर सब चीज़ें इकट्ठा करके रखी जा सकें और फिर वहीं से फिर ये सॉर्ट आउट होकर के डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और फिर आप तक पहुँचती हैं। जितना ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा ऑनलाइन परचेज़ बढ़ेगा, ई-कॉमर्स सिस्टम जितना ज़्यादा ग्रो करेगा, उतने ही बड़े स्तर पर हमें लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। भारत का एग्रीकल्चर विकास करे उसके लिए भी बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, जैसे कि वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस और अदर चीज़ों की, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं बड़े स्तर पर और इसके लिए हमें उस लेवल के लॉजिस्टिक सर्विसेज भारत में बनाने और इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी ना आए, सरकार कहती है कि हमने उसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं ताकि किसी भी लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ना हो। इसी के फलस्वरूप 2014 में वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट के तहत भारत 54th पोजीशन पर था, लेकिन 2018 में भारत इंप्रूव होकर के 44th पोजीशन में आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत माला प्रोजेक्ट लेकर के आया, सागर माला प्रोजेक्ट लेकर के आया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिस्टम लेकर के आया और ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा रखा है हमारे हिस्ट्री के लेक्चर में। फॉरेन पॉलिसी के लेक्चर्स में जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो लेक्चर हैं उसमें आप इन्हें पढ़ सकते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट सड़कों का जाल बिछाने को लेकर के, सागरमाला प्रोजेक्ट और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिनके माध्यम से केवल कार्गोज ही जाएंगे, फ्रेट ही जाएगा, माल की ढुलाई होगी और कुछ भी नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सरकार के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक्स
एक्शन प्लान लाने की बात है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने की बात है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसके माध्यम से सरकार ये देखेगी कि ऐसी कौन सी मेजर कमोडिटीज़ हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर उन कमोडिटीज़ को सस्ते रस्तों से, सस्ते लॉजिस्टिक्स के ज़रियों से गुजारा जाए, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसे प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि रेलवे के माध्यम से, कोस्टल शिपिंग के माध्यम से, वाटरवेज़ के माध्यम से, इनके माध्यम से उन्हें ले जाया लाया जाए। रोड को इग्नोर किया जाए। यहाँ पर इग्नोर करने का मतलब ये है कि महंगा पड़ता है, जो सस्ते तरीके हैं यातायात के उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सरकार इसकी दिशा में काम कर रही है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल यही है कि हमारा जो माल की ढुलाई है वो सस्ती हो जाए। इनलैंड वाटरवेज़ का डेवलपमेंट इसलिए किया जा रहा है, कई तरह के मल्टी मॉडल पार्क बनाए जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे